मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजीत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल माई एकेडमी पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ मैं पेपर लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बच्चों, आज इस सभी क्वेश्चनों को आप तैयार रखिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो है कि पेपर में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत तेज़ी से इसको समाप्त किया जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। किस प्रकार का होता है बच्चों? तो इसमें जो उत्तल दर्पण पूछा है ना, उत्तल दर्पण के द्वारा जो अनंत पर स्थित कोई वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चों, आभासी और कैसा होता है? तो आभासी और छोटा होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मतलब कौन सा लेंस हमें पसंद करना है बच्चों? तो इसमें जो हमारा लेंस होगा अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो सबसे अधिक फोकस दूरी होगा उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दे रखा था, देखिए उत्तल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उत्तल था, कट गया, लेकिन यहाँ पर 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी था, तो जो अधिक वाला दूरी होगा उसको हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उनके नेत्र में दोष होगा। कौन सा दोष उत्पन्न होगा? तो इसको जो है कि ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो कह रहा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ठीक है। ऐसा हो पाने का कारण है, मतलब क्या इसका कारण है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो कारण होगा वो होगा सामंजस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र होगा तो V बराबर I इंटू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 का C हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनकी परिणामी प्रतिरोध जो होगा न्यूनतम होगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको किस क्रम में जोड़ेंगे? तो समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे बच्चों, तो इसका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो सबसे कैसा होगा? कम निकल करके आएगा, यानी कि 6 का जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है कह रहा है कि लघुपथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, ठीक है। लघुपथन के कारण क्या होता है? तो विद्युत धारा जो होता है इसका मान जो है क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? तो बहुत अधिक क्या हो जाता है? इसका मान बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो 8 क्या कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि 8 का डी आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो विकल्प नंबर डी है वो सही होगा, द्विविस्थापन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यह कह रहा है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम? ठीक है, कैसे करने के लिए? जीवाणु रहित करने के लिए। तो बच्चों इसमें जो CaOCl2 होगा इसका प्रयोग करेंगे हम, जो पीने वाला पानी है उसको जीवाणु रहित करने के लिए, ठीक है। यानी कि 9 जो होगा, 9 का विकल्प नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो इसमें जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा बच्चों, इसमें जो होगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है ना। इसमें विकल्प नंबर जो होगा सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 10 का सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा बच्चों, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? ठीक है, दोनों में से मतलब या करके दे रखा है, तो इसमें क्या आंसर सही होगा? तो इसमें सोडियम कैल्शियम जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 11 का डी विकल्प सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें से मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 सहसंयोजक आबंध इसमें से क्या होगा बनेगा? तो बच्चों विकल्प नंबर हमारा जो 12 होगा, 12 का ए विकल्प क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नाम होगा, मतलब क्या नाम है, तो आईपीएससी नाम पूछा है इसका, ठीक है। एसिटिक अम्ल का क्या पूछा है, आईपीएससी नेम पूछा था, एथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा इसका आईपीएससी नेम, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। देखो बच्चों, जो स्वपोषी होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, किसके माध्यम से, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के द्वारा। इसमें सभी विकल्प मिल रहे हैं, तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 14 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से विटामिन कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, मतलब ऐसा विटामिन कौन से हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है बच्चों, इसका जो होगा विटामिन बी और सी जो होंगे या पूर्ण रूप से जल में क्या होता है, मतलब जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि निम्न में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कि हड्डियों और पेशियों का विकास जो होता है ये इसके द्वारा नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं ये लड़कों में मतलब यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, शुक्राणु के उत्पादन का नियंत्रण करते हैं, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय क्रिया का भी नियमन करने का कार्य करते हैं, लेकिन जो हड्डी होती है बच्चों, हड्डी और पेशियों का विकास ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो विकल्प नंबर हमारा 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करा जाए बच्चों, तो पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, ठीक है। पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं किसमें, तो ब्रायोफिलम में जो होता है क्या होती हैं, कलियाँ विकसित होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए, करा है मादा जनन तंत्र के किस भाग के लिए लूप या काप टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह जो है कि गर्भाशय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गर्भाशय में जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है मादा जनन तंत्र के लिए, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर अगला बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं, तो आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य जो है कि क्रॉस कराने यानी संकरण कराने पर प्रथम संतति यानी प्रथम जो पीढ़ी होगी वो किस प्रकार की होगी बच्चे, तो सभी पौधे जो बनेंगे उनसे लंबे पौधे बनेंगे, ठीक है। सभी पौधे कैसे बनेंगे, लंबे पौधे बनेंगे। बच्चों आज मैं ये 20 क्वेश्चन कराया जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चों इसको तैयार करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी उन बच्चों के पास शेयर करिए जो इस बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं बच्चों। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, अगले फिर मिलेंगे इसी प्रकार की किसी अन्य वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद।